हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने समझा किडनी के अंदर प्रेजेंट फिल्टरेशन यूनिट्स यानी कि नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन वो फिल्टरेशन यूनिट्स हैं जो ब्लड को फिल्टर करके यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। और अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम समझेंगे नेफ्रॉन के अंदर यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है यूरिन फॉर्मेशन। और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं। हमारा आज का एक ही टॉपिक होगा जो है स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। इस टॉपिक में हम समझेंगे यूरिन फॉर्मेशन के डिफरेंट स्टेप्स को, और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर समझाया हुआ है। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था, नेफ्रॉन्स वो फिल्टरेशन यूनिट्स हैं जो किडनी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और नेफ्रॉन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि बोमन्स कैप्सूल, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है बंच ऑफ कैपिलरीज, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। बोमन्स कैप्सूल कंटिन्यू होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको बोलते हैं ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जो फाइनली कनेक्ट होता है एक लॉन्ग डक्ट लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। और ये तीनों ही पार्ट्स मिलकर यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो चलिए समझते हैं नेफ्रॉन के अंदर ब्लड फिल्टर कैसे होता है, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है। यूरिन फॉर्मेशन में टोटल 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। और सबसे पहला स्टेप होता है जिसमें ब्लड इज फिल्टर्ड इन द बोमन्स कैप्सूल एंड वेस्ट, वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस एंटर द नेफ्रॉन। जो ब्लड है वो फिल्टर होता है बोमन्स कैप्सूल में, और जो वेस्ट है, वाटर है और दूसरे सब्सटेंसेस हैं, वो एंटर कर जाते हैं नेफ्रॉन के अंदर। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था, बोमन्स कैप्सूल के अंदर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज यानी कि बंच ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इन बंच ऑफ कैपिलरीज में ब्लड प्रेजेंट होता है जो फिल्टरेशन के लिए नेफ्रॉन में एंटर करता है। लेकिन इस ब्लड के सारे कंपोनेंट्स नेफ्रॉन में एंटर नहीं कर पाते, जैसे कि प्रोटीन्स एंड रेड ब्लड सेल्स। तो प्रोटीन्स और रेड ब्लड सेल्स के अलावा ब्लड के अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं, वो फिल्टरेशन के लिए एंटर करते हैं नेफ्रॉन के अंदर। और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था, बोमन्स कैप्सूल एक छलनी की तरह काम करता है, जो ब्लड को छानता है यानी कि फिल्टर करता है, जिससे ब्लड के कंपोनेंट्स नेफ्रॉन के अंदर एंटर करते हैं। अब ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट्स, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज। तो ये सारे ही नेफ्रॉन में एंटर करते हैं एक्सेप्ट प्रोटीन्स एंड आरबीसीज। तो जैसे ही जो फिल्टरेट है नेफ्रॉन में एंटर करता है बोमन्स कैप्सूल के थ्रू, जो ट्यूब्यूलर पार्ट है वो उसको फिल्टर करने में हेल्प करता है। चलिए देखते हैं कैसे। So, useful substances like glucose, salts, amino acids, water are reabsorbed into the blood, where extra waste ions are secreted from the blood into the tubule. जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं जैसे ग्लूकोज, सॉल्ट, अमीनो एसिड्स, वाटर, वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में, जबकि जो एक्स्ट्रा वेस्ट है, आयंस हैं, वो सिक्रीट हो जाते हैं ब्लड से दोबारा से ट्यूब्यूल में। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो ट्यूब्यूलर पार्ट है उसके अराउंड कैपिलरीज प्रेजेंट है। तो जो एक्सचेंज होता है यूजफुल सब्सटेंसेस का और वेस्ट प्रोडक्ट का, वो होता है इन कैपिलरीज और ट्यूब्यूल के बीच में, यानी कि ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन और कैपिलरीज के बीच में होता है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। हमारी बॉडी को अलग अलग सब्सटेंसेस की जरूरत होती है, जैसे कि वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स। और कुछ सब्सटेंसेस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, जैसे कि यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है, लेकिन जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनको बॉडी के लिए बॉडी के अंदर रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब फिल्टरेट ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में एंटर करता है, तो उसके अंदर जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि ग्लूकोज, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करते हैं,
वाटर, सॉल्ट जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, उनको दोबारा से ब्लड में रीएब्जॉर्ब करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो दोबारा से ब्लड में रीएब्जॉर्ब नहीं होंगे तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे बॉडी से, और बॉडी में जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनकी कमी हो जाएगी। इसीलिए जो फिल्टरेट एंटर करता है ट्यूब्यूलर पार्ट के अंदर, उसमें जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो दोबारा से कैपिलरी में एंटर कर जाते हैं डिफ्यूजन की मदद से, और कैपिलरी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा से सिक्रीट हो जाते हैं, यानी कि दोबारा से वापस चले जाते हैं ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में, और ऐसे ही पूरे ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में एक्सचेंज होता है कैपिलरीज के साथ, और फाइनली जो फिल्टरेट है वो एंटर करता है लास्ट पार्ट में, जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। सो फाइनल यूरिन enters the collecting duct, then passes through the ureter to the urinary bladder। जो फाइनल यूरिन है वो एंटर करता है कलेक्टिंग डक्ट में और आगे पास ऑन होता है यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ट्यूब्यूलर पार्ट में फाइनली जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रह जाते हैं फिल्टरेट के अंदर, वो एंटर करते हैं कलेक्टिंग डक्ट में। जब कलेक्टिंग डक्ट में ये फिल्टरेट एंटर करता है तो अब आप उसको फिल्टरेट नहीं बोलेंगे, अब हम उसको बोलेंगे यूरिन। सो कलेक्टिंग डक्ट में जो फ्लूइड एंटर करता है उसको बोलते हैं यूरिन, और कलेक्टिंग डक्ट उस यूरिन को आगे पास ऑन कर देता है लॉन्ग ट्यूब्स में, जिनको बोलते हैं यूरेटर। यूरेटर वो ट्यूब है जो किडनी से यूरिन को आगे पास ऑन कर देगा यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर के बारे में हम पहले भी समझ चुके हैं। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें यूरिन इकट्ठा होता रहता है, कलेक्ट होता रहता है। सो जब यूरिन यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में एंटर करता है तो ब्लैडर एक्सपैंड होता रहता है और उसके अंदर यूरिन इकट्ठा होता रहता है। लेकिन जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है यूरिन से, तब क्या होता है? सो यूरिन इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर until pressure from the expansion creates the urge to urinate। जो यूरिन है वो ब्लैडर के अंदर स्टोर होता रहता है जब तक प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज ना हो जाए और हमें यूरिनेट की अर्ज ना हो जाए। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्लैडर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर यूरिन कलेक्ट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, और जैसे ही ये ब्लैडर यूरिन से फुल हो जाता है तो ये फुल्ली एक्सपैंड हो जाता है, इसकी वॉल्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिस वजह से हमें अर्ज होती है यूरिनेट की, और जो यूरिन है वो यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। तो इस वे में जो नेफ्रॉन है वो यूरिन फॉर्मेशन करता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम के दूसरे पार्ट्स जैसे कि यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को आगे ट्रांसफर करने में और एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं। तो आई होप अब आपको स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जो टोटल 4 स्टेप्स हैं, वो क्लियर हो गया होगा। अब चलिए एक बार क्विकली समझ लेते हैं आपकी बुक में दिए गए मोर टू नो बॉक्स में, जिसमें बताया गया है आर्टिफिशियल किडनी के बारे में। आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये किडनी आर्टिफिशियल है, यानी कि मैन मेड है। बट हमें मैन मेड किडनी की जरूरत क्यों पड़ी? जब कोई इंसान बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है या उसको कोई इंजरी हो जाती है किडनी में, जिस वजह से जो किडनी है वो फेल हो जाती है, यानी कि किडनी ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती, तो उस केस में क्या होता है? तो उस केस में जो पेशेंट है उसके ब्लड को फिल्टर किया जाता है आर्टिफिशियल किडनी की मदद से। हमारे ब्लड को फिल्टर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ब्लड फिल्टर नहीं होगा तो यूरिया और यूरिक एसिड जैसे नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिससे हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म हो सकता है। तो अगर कोई पेशेंट है जिसकी किडनी फेल हो गई है, किडनी फेलियर हो गया है, तो उस केस में उन पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है आर्टिफिशियल किडनी की मदद से। आर्टिफिशियल किडनी एक डिवाइस होती है जो ब्लड को प्यूरिफाई, यानी कि ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। बट ये डिवाइस दिखती कैसी है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं? चलिए समझते हैं बुक में दिए गए इस पिक्चर की मदद से। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पेशेंट प्रेजेंट है जिसका किडनी फेलियर हो चुका है, यानी कि जिसकी किडनी काम नहीं कर रही।
तो हमने आर्टिफिशियल किडनी की मदद से उसके ब्लड को फिल्टर किया है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मशीन इस पेशेंट की बॉडी से कनेक्टेड है। इस मशीन को बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। इस मशीन के बहुत सारे पार्ट हैं। जैसे सबसे पहला पार्ट है, इस मशीन में से एक ट्यूब निकल रही है जिसको हमने पेशेंट की आर्टरी से कनेक्ट किया है, और एक और ट्यूब है जो अगेन पेशेंट की वेन से कनेक्टेड है। यानी कि इस मशीन में दो ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। एक ट्यूब को कनेक्ट किया जाता है पेशेंट की आर्टरी से, और एक ट्यूब को कनेक्ट किया जाता है पेशेंट की वेन से। जब पेशेंट की आर्टरी से ब्लड लिया जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए, तो इस ब्लड को इस डिवाइस के थ्रू पास किया जाता है। इस डिवाइस के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सारी ट्यूब्स हैं जिसके अंदर जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा है, और साथ ही इन ट्यूब्स के अलावा एक फ्लूइड प्रेजेंट है येलो कलर का। इस फ्लूइड को बोलते हैं डायलेजिंग फ्लूइड। डायलेजिंग फ्लूइड या डायलेजिंग सॉल्यूशन एक ऐसा फ्लूइड है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे ब्लड के जितना होता है, हमारे ब्लड के सेम होता है। तो हमारे ब्लड और डायलेजिंग सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है? डायलेजिंग सॉल्यूशन में नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं होते, लेकिन ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। सो डायलेजिंग सॉल्यूशन और ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रेशर सेम होता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन डायलेजिंग सॉल्यूशन में वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते। सो इस डिवाइस के अंदर फिल कर दिया जाता है ये डायलेजिंग सॉल्यूशन, और इसके अंदर से जो ट्यूब्स हैं उसमें से पास कराया जाता है हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए। अब ये जो ट्यूब्स हैं ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बनी है, यानी कि इनमें मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट हो सकता है, यानी कि कुछ सब्सटेंसेस ब्लड में से डायलेजिंग सॉल्यूशन में जा सकते हैं या फिर डायलेजिंग सॉल्यूशन से ब्लड में एंटर कर सकते हैं। सो जैसे ही पेशेंट के ब्लड को इन ट्यूब्स में से पास कराया जाता है, वैसे ही डायलेजिंग सॉल्यूशन और ब्लड में होता है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि ब्लड में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट है वो डिफ्यूजन की मदद से एंटर कर जाते हैं इस येलो फ्लूइड में जिसको बोल रहे हैं डायलेजिंग सॉल्यूशन। अब जब ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट्स चले गए, रिमूव हो गए, तो ब्लड फिल्टर हो गया, और उस फिल्टर्ड ब्लड को वापस पेशेंट की बॉडी में पहुंचा दिया जाता है इस सेकेंड ट्यूब की मदद से जो कनेक्टेड होती है पेशेंट की वेन से, और इस फॉर्म में पेशेंट के ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस, जो होता है एक डिवाइस की मदद से, और इस डिवाइस को बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी, जो किडनी की तरह काम करता है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी बॉडी में नेफ्रॉन में यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, और अगर किसी पेशेंट की किडनी फेल हो जाती है तो उसके ब्लड को आर्टिफिशियल किडनी की मदद से फिल्टर कैसे किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।